हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, नी पेन, बैक पेन की तरह आजकल शोल्डर पेन की प्रॉब्लम भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों होता है? इसे कैसे ट्रीट किया जाए? इसके कारण क्या है? आइए जानते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी से। डॉक्टर अभिषेक, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। जी डॉक्टर, हम बचपन से देखते आए हैं कि लोगों को नी पेन या फिर बैक पेन की प्रॉब्लम तो होती रहती है, लेकिन आजकल लोगों में शोल्डर पेन की प्रॉब्लम भी ज़्यादा दिखाई देने लगी है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, शोल्डर ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है एज़ कम्पेयर टू नी और हिप जॉइंट। और शोल्डर की समस्या है जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है और लोगों को उसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टू सीक ट्रीटमेंट फॉर शोल्डर प्रॉब्लम्स। जिमिंग की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से, इम्प्रॉपर यूज़ की वजह से भी शोल्डर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं। शोल्डर में एक्चुअली बहुत एक अनस्टेबल काइंड ऑफ अ जॉइंट है और ये ऐसा डिज़ाइन जो बनाया गया है शोल्डर का वो इसलिए है बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लगती है शोल्डर से। ऊपर से कोई सामान उठाना है, पीछे से कुछ पकड़ के उठाना है, पिक करना है। सो जो फ्लेक्सिबिलिटी जो शोल्डर में है वो इन दूसरे जॉइंट्स में नहीं है और इसकी वजह से ही जो स्ट्रक्चर्स है अंदर के जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो इंजर हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। शोल्डर में बोन्स और लिगामेंट्स ही नहीं, इवन बाइसेप्स टेंडन और कफ जो बोलते हैं, जैसे जो हाथ उठाने के लिए यूज़ होता है, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स्ड है और वो जो उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए शोल्डर के। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए किसी भी चीज़ में शोल्डर में तो जो पेशेंट है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, रूटीन लाइफ में काफ़ी दिक्कत देता है। शोल्डर मूवमेंट कम हो जाती है, पेन बढ़ने लग जाता है डिस्कम्फर्ट के साथ। तो ये सारे समस्याएं जो है वो अभी इन रिसेंट टाइम्स काफ़ी हद तक बढ़ गई है। जी डॉक्टर, जैसे कि नी में कई प्रकार की इंजुरीज होती है, तो क्या शोल्डर में भी बहुत सारी इंजुरीज हो सकती है? अगेन एज अ सेड, शोल्डर एक्चुअली बहुत ही इंजरी प्रोन है। ऑल्दो जो शोल्डर जॉइंट है उस पर बॉडी का भार नहीं आता है नी और हिप की तरह या एंकल की तरह, लेकिन फिर भी जो उसका नेचुरल उसका जो ज्योमेट्री है जो जॉइंट का, उसकी वजह से वो बहुत इंजरी प्रोन है। जी। मोस्ट कॉमन अगर हम प्रॉब्लम देखें इंजरी वाइज तो वो है शोल्डर डिसलोकेशन। शोल्डर डिसलोकेशन स्पोर्टिंग इंजरीज में होता है, लेकिन मोस्टली जैसे हम अपने क्लिनिक में देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बाइक एक्सीडेंट्स या हेवी एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में शोल्डर डिसलोकेशंस के प्रमाण बहुत ज़्यादा है। जी। जब शोल्डर डिसलोकेट होता है तो ऑब्वियसली जो टिश्यूज़ रहते हैं जो उसको पकड़ के रखते हैं जगह पे, वो टिश्यूज़ भी टेयर होते हैं, टिश्यूज़ भी डैमेज हो जाते हैं। जी। और उसकी वजह से जो ऑलरेडी अनस्टेबल जॉइंट है वो और अनस्टेबल हो जाता है। जी। और इट बिकम्स लाइक अ विशियस साइकिल और अनसॉल्वेबल काइंड ऑफ इशू हो जाता है। एक्सेप्ट डिसलोकेशंस, फ्रैक्चर्स भी काफ़ी कॉमन है शोल्डर में और यंग लोगों में इंजरी एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, लेकिन ओल्डर लोगों में इवन घर में फॉल होने से भी शोल्डर में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और ऐसे सारे फ्रैक्चर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फ्रैक्चर शोल्डर जॉइंट के अंदर हो सकता है, अराउंड हो सकते हैं या दोनों में हो सकते हैं और अगेन उसकी डिपेंडेंट ऑन दैट जो ट्रीटमेंट है वो ऑफर की जाती है। जो दूसरे स्ट्रक्चर्स है शोल्डर में, जैसे कफ है जो हाथ ऊपर उठाने के लिए यूज़ होता है और रोटेशंस के लिए यूज़ होता है, कफ में भी काफ़ी सारे टेयर्स हो सकते हैं डिफरेंट टेयर पैटर्न से आफ्टर द इंजरी। और इसकी वजह से एनालिसिस, शोल्डर का जो एनालिसिस है मतलब डायग्नोसिस है जो आपके डॉक्टर की तरफ से होगा और जो इन्वेस्टिगेशन की तरफ से भी होगा, दोनों मिला के जो उसका जो कंबाइंड इंटरफेरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्लान। डॉक्टर, अभी जो आपने ये सभी प्रॉब्लम बताई, तो क्या ये सभी प्रॉब्लम विदाउट इंजुरी भी हो सकती है? देखिए, विदाउट इंजरी भी ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं।
इवन डिसलोकेशंस हो सकते हैं विदाउट इंजरी, जिसको हम हैबिचुअल डिसलोकेटर्स बोलते हैं। मतलब वो खुद पेशेंट्स डिसलोकेट करके खुद अपना कंधा बिठा सकते हैं, ऐसे भी इश्यूज रहते हैं। मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें टिश्यूज आर एट कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी, सो उनको इंजर होने की ज़रूरत नहीं है टू हैव डिसलोकेशंस। जो कफ टेयर्स है वो भी विदाउट इंजरी हो सकते हैं, खास करके एल्डरली लोगों में, जहाँ पे कफ वीक हो जाता है, मसल वीक हो जाता है और वो ग्रेजुअली धीरे 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 टेयर होके रिट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स है। इवन बाइसेप्स जो प्रॉब्लम है, बाइसेप्स टेयर्स है या बाइसेप्स का जो क्वालिटी डीजनरेशन है, ये सारी चीज़ें भी विदाउट इंजरी हो सकते हैं। सो जो भी प्रॉब्लम्स विद इंजरी हो रहे हैं, मे बी द ग्रुप ऑफ पीपल इज डिफरेंट, बट सिमिलर प्रॉब्लम्स विदाउट इंजरी भी हो सकते हैं शोल्डर में। जी, जैसे पहले भी आपने बात की कि शोल्डर डिसलोकेशन की, तो शोल्डर डिसलोकेट होने पर किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है? देखिए, शोल्डर डिसलोकेशन का ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि डिसलोकेशन क्यों हुआ है। जी। ऑल्सो डिपेंड करता है कि कौन से टिश्यूज़ में डैमेज है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है एज ऑफ द पेशेंट। तो ये सब 3 चीज़ें हम देखेंगे तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर पेशेंट को, जैसे मैंने कहा, हैबिचुअल डिसलोकेटर्स है, तो ऐसे लोगों में ट्रीटमेंट से कुछ बहुत डिफ़िकल्टी, मतलब पेशेंट को ऑलरेडी बहुत कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है और ट्रीटमेंट से बहुत कोई फ़ायदा भी नहीं होता है पेशेंट को। सो ऐसे लोगों में हम यूजुअली सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। अभी ये जो इंजरी की वजह से डिसलोकेशन होता है, उसमें एमआरआई का बहुत रोल है डायग्नोसिस में कि कौन से टिश्यूज़ टॉर्न है। कभी कभी कुछ सिलेक्टेड पेशेंट में सीटी स्कैन भी करवाना पड़ सकता है इन एडिशन टू एमआरआई स्कैन, टू मेक सम डिसीजन मेक अबाउट हाउ टू डू द सर्जरी। नॉर्मली यंग लोगों में सर्जरी करवाना इज़ एसेंशियल। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। अगर पेशेंट 45-50 प्लस है तो उसके रीडिसलोकेशन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, पर अगर पेशेंट यंग है, 20-25 साल के उम्र में अगर फोर्थ डिसलोकेशन हुआ है और टिश्यूज टॉर्न है, तो ऐसे सिचुएशन में जो रीडिसलोकेशन है उसके चांसेस बहुत हाई है। मतलब इवन सिंपल चीज़ों में, जैसे कोई पीछे के सीट पे से कोई बैग उठाना हो या ऊपर से कोई बैग उठाना हो या एनी सिंपल थिंग्स जो हम लोग करते हैं, उसमें भी डिसलोकेशन हो सकता है। एवरी टाइम देयर इज अ डिसलोकेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो टिश्यू डैमेज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जो बोन डैमेज है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो उसकी वजह से जो या तो आउटकम्स कैन चेंज या द सर्जरी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज हो सकता है। सो वी वांट टू हैव मिनिमम डिसलोकेशन एपिसोड्स, एंड दैट इज व्हाई यंग लोगों में सर्जरी करवाने में वी शुड नॉट थिंक ट्वाइस। डॉक्टर, अगर किसी का शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट चालू है, तो क्या उसके बाद वो सब काम नॉर्मली कर सकता है? और अगर उसने किए तो क्या फिर से शोल्डर डिसलोकेट होने की रिस्क रहती है? ओके, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जी। अगर पेशेंट का सर्जरी नहीं हुआ है और पेशेंट अगर सिमिलर सिचुएशन को फेस करता है, तो रीडिसलोकेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर सर्जरी हुआ है एंड देन द पेशेंट इज डूइंग, मतलब पेशेंट ने प्रॉपर रिहैब किया है, सारे चीज़ें फॉलो की है, और उसके बाद पेशेंट को सेम एक्टिविटी करना पड़े, तो द चांसेस ऑफ डिसलोकेशन आर वेरी लेस। पर उसको फिर भी ऐसे कभी बोल नहीं सकते कि रीडिसलोकेट नहीं होगा। इनफैक्ट जो नॉर्मल शोल्डर है उसको भी अगर हम सेम पोजीशन में या सेम स्ट्रेस दे तो इट कैन इवन डिसलोकेट। सो रीडिसलोकेशंस आर नोन, इट कैन हैपन, पर अगर हम करेंगे तो चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अगर उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया हुआ है तो द चांसेस ऑफ रीडिसलोकेशंस आर एक्सट्रीमली हाई। डॉक्टर, हमारे एक व्यूअर ने हमसे एक रिकॉर्डेड सवाल पूछा है जो कि आज के ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो चलिए वो सवाल सुनते हैं और उसके बाद आप उसका जवाब दे दीजिएगा। श्योर। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम संतोष है। कॉलेज में खेलते खेलते एक बार मेरा कंधा नीचे सरक गया था। तब वहाँ मेरे सर थे, उन्होंने खींच के उसे जगह पर बिठा दिया था। मगर अब कुछ महीने पहले फिर से कंधा सरक गया, लेकिन अब की बार बहुत दर्द हुआ। तो ये बार बार क्यों हो रहा है? क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है?
जैसे कि मैं समझ सकता हूँ, आपका जो पहला डिसलोकेशन है वो कॉलेज डेज में काफ़ी साल पहले हो चुका है। इन द इंटरिम पीरियड आपको ऐसी कोई मेजर समस्या नहीं थी। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब यंग एज में शोल्डर डिसलोकेशन होता है तो रीडिसलोकेशन के चांसेस भी काफ़ी हाई रहते हैं। अभी आपको इतने सालों बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है और हो सकता है कि आपका टेयर बड़ा हो सकता है कि आपको कोई और इंजरी भी साथ में सप्लीमेंटल इंजरी हुई हो इसके साथ में, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम अभी एविडेंट हो गया है। सबसे पहले तो आपने आपके नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। और उसके बाद एक एमआरआई करवा लेना चाहिए। एमआरआई में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो डैमेज हो सकते हैं उसका क्लियर कट आपको अंदाज़ा और क्या डैमेज है उसका एक्सटेंट आपको मिल जाएगा। सो एक बार आपके पास एमआरआई है और आपके क्लिनिकल फाइंडिंग्स है तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी हो सकती है, दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड। इन जनरल ऐसे सिचुएशंस में हम फिजियोथेरेपी देते हैं। फिजियो से जो शोल्डर स्ट्रांग करने वाली जो एक्सरसाइजेस है उनका एक प्रोटोकॉल रहता है, वो दिया जाता है। वो एक्सरसाइज करवाने के बाद भी अगर आपको दर्द हो तो उसके आगे की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो फॉर्मुलेट की जा सकती है, जिस पे कभी कभार इंजेक्शंस देने भी पड़ सकते हैं या चांस है कि आपको सर्जरी भी फ्यूचर में लग सकती है। तो आपने पहले तो आपको क्लिनिकली आप एवेल्युएट कर लीजिए खुद को विद द नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन, और उसके बाद गेट दिस बेसिक इन्वेस्टिगेशंस डन, ताकि हमको समझ में आए कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। और एक बार आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम डिलीनिएट हो जाए तो उसके बाद आपकी बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए क्या होगा वो उसके बाद बनाया जा सकता है। संतोष जी, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े और आपने अपनी समस्या हमसे शेयर की। डॉक्टर, क्या ये शोल्डर डिसलोकेट होने की जो प्रॉब्लम है वो किसी को भी हो सकती है या कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस रहती है? देखिए, शोल्डर डिसलोकेशन ये एक्चुअली एक इंजरी है, रिलेटेड है, जो नॉर्मली हम जो शोल्डर डिसलोकेशन देखते हैं, और वो किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। और कोई भी शोल्डर को, अगर इवन नॉर्मल शोल्डर है, अगर उसको ऐसी सिचुएशन में दिया जाए जहाँ पे वो जो सॉफ्ट टिश्यू रिस्ट्रेंट्स है उसको होल्ड नहीं कर पाए तो वो डिसलोकेशन हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। जी डॉक्टर, जैसे कि ये शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है, उसी तरह से एक और प्रॉब्लम भी देखी जाती है, वो भी बहुत लोगों में दिखाई दे रही है आजकल, कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है उनको। तो फ्रोजन शोल्डर की समस्या आखिर क्या होती है? बेसिकली फ्रोजन शोल्डर ये एक कॉमन टर्म है जो यूज़ किया जाता है, एंड लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट को कुछ भी शोल्डर प्रॉब्लम हो जाता है तो उनको लगता है कि मुझे फ्रोजन शोल्डर है, बट एक्चुअली ये क्या होता है कि जो शोल्डर का जो कैप्सूल होता है, शोल्डर इज कवर्ड विद अ कैप्सूल, कोटिंग है जी। वो जो कोटिंग में अगर स्टिकीनेस हो जाए फॉर एनी रीजन तो शोल्डर का मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है और पेनफुल भी हो जाता है। इसको कोलोकियल टर्म्स में या तो रूटीन टर्म्स में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। जी। उसका मोस्ट कॉमन कॉज है डायबिटीज़ और हाइपोथायराइडिज्म। ये दो चीज़ों में ये कॉमन है, पर किसी को भी हो सकता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी कैन हैव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्टिकुलर बीमारी से ना की हो सकती है। ओके, सो नॉट नेसेसरली कि आपको पहले से कोई प्रॉब्लम हो। जी। नॉर्मली अगर शोल्डर में और कोई इंजरीज है, टेयर्स है, अगर आपके टेंडन की क्वालिटी खराब है, शोल्डर वीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। सो मल्टीपल रीजन है जहाँ पे फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो तो उसके नेचुरल जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट 6 to 18 मंथ्स का ट्रीटमेंट लगता है उसके लिए। जी। बिकॉज उसका डिसीज का जो नेचर ऐसा है कि वो इमीडिएटली दवाई से कम नहीं होता है, मल्टीपल फेजेस से वो डिसीज गुजरता है। पर अगर आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट लो तो फाइनल आउटकम काफ़ी हद तक अच्छा होता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है शोल्डर। जी डॉक्टर, अभी आपने फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के बारे में बात की, तो ये ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है? क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है? सबसे पहले तो हम फिजियोथेरेपी से शुरू करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ मेडिसिन होते हैं। सो मेडिसिन और फिजियोथेरेपी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है फ्रोजन शोल्डर में। उसके बाद उसका पीरियडिक असेसमेंट होता है
कि आपका मूवमेंट में कितना इम्प्रूवमेंट है और पेन में कितना इम्प्रूवमेंट है और स्ट्रेंथ में कितना इम्प्रूवमेंट है। जी। सो इफ इम्प्रूवमेंट अच्छा है तो द सेम पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट विल कंटिन्यू। अगर कभी पेन बढ़े, मूवमेंट अगर घट रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कैन बी समथिंग लाइक इंजेक्शन, जो शोल्डर के अंदर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंजेक्शंस भी बहुत टाइप के रहते हैं, दैट योर बेस्ट इज टू डिस्कस विद योर डॉक्टर टू डिसाइड कि आपके लिए अच्छा क्या है। पर शोल्डर के जॉइंट के अंदर इंजेक्शन देने से जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है और आपका फिजियो में आपको हेल्प हो जाता है। बेसिकली इंजेक्शन इज नॉट द ट्रीटमेंट, इट ओनली हेल्प्स यू इन रीचिंग द गोल फास्टर। उससे आपका पेन कम होता है और उसकी वजह से आप जो फिजियो ले रहे हैं वो आप अच्छे से ले पाते हैं। वेरी रेयरली सारी चीज़ों के बाद भी हो सकता है कि आपका पेन इम्प्रूव नहीं हो, आपकी रेंज इम्प्रूव नहीं हो। ऐसे सिचुएशन में देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, ट्राई टू फाइंड आउट कि यू नो व्हाट इज एक्चुअली नॉट लेटिंग द इम्प्रूवमेंट हैपन, और फिर उस हिसाब से यू हैव टू ट्रीट द कॉज। अगर कुछ कॉज भी अगर हमें नहीं मिले, इट्स अ टिपिकल फ्रोजन शोल्डर और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, तो भी देयर आर सम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज विच आर अवेलेबल, जिसके यू नो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन गेट गुड फंक्शनल आउटकम्स। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने सर्जरीज के बारे में बात की, तो शोल्डर से रिलेटेड ऐसी कौन सी सर्जरीज है जो की जाती है? देखिए, फ्रोजन शोल्डर में सर्जरीज की एक्चुअली इंसिडेंस बहुत कम है, पर कभी कभी सर्जरी के बिना पेशेंट को एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलता है। शोल्डर की ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज जो है वो आर्थ्रोस्कोपिक की जाती है, मतलब की होल सर्जरीज, जिसमें थ्रू द स्मॉल पोर्टल्स हम शोल्डर को 360 डिग्रीज एक्सेस कर सकते हैं। जो भी कॉज है उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई टेयर है तो वी कैन रिपेयर इट। अगर कोई टिश्यू डैमेज है तो उसको अकॉर्डिंगली यू नो वेदर टू रिमूव इट और रिपेयर इट, वी कैन डू इट आर्थ्रोस्कोपिकली। फ्रोजन शोल्डर में बहुत सारा जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है, तो इवन दैट कैप्सूल वी कैन रिलीज एंड मेक इट फ्री। सो 360 डिग्री रिलीज कर सकते हैं, और एक बार वो कैप्सूल फ्री हो जाए और टाइट स्ट्रक्चर्स फ्री हो जाए तो मूवमेंट में पेशेंट को फ़र्क पड़ता है। ऑल सेड एंड डन, दिस इज़ वेरी ट्रिकी। फ्रोजन शोल्डर में सर्जरी करने के बाद पेशेंट को यू नो दे हैव टू डू अ रिहैब वेरी वेल, अदरवाइज ये चीज़ें वापस आ सकती है। जी। सो पेशेंट ऑल्सो हैज़ टू प्ले द पार्ट। उनको जाके रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ता है टू मेंटेन द रेंज, बट ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल। हाउएवर बहुत ज़्यादा लोगों को आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज नहीं लगते फॉर फ्रोजन शोल्डर एज कम्पेयर टू द अदर कॉजेस। जी डॉक्टर, जैसे नी रिप्लेसमेंट होता है या फिर हिप रिप्लेसमेंट होता है, क्या वैसे शोल्डर भी रिप्लेस किया जाता है? सी, नी और हिप रिप्लेसमेंट एज ओल्ड प्रोसीजर्स है जी, और बहुत ही इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स है। बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं, किए जा रहे हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन। शोल्डर जो है इट हैज़ कम अप इन अ ग्रेट वे इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स। फ्रैक्चर के लिए जो शोल्डर रिप्लेसमेंट है, जिसको हम लोग पार्शियल शोल्डर रिप्लेसमेंट रहता है, हेमी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोसीजर बहुत सालों से की जा रही है, बट द आउटकम्स वर नॉट एज ग्रेट एज द नी और हिप सर्जरीज। पर अभी इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, स्पेशली इन 5 से 10 सालों में बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं इन प्रोस्थेसिस। जी, पार्शियल रिप्लेसमेंट है, टोटल रिप्लेसमेंट है। Nowadays there's a new concept which has been popularized in last 5 to 10 years, reverse shoulder replacement है। मतलब हम जो गॉड गिफ्टेड स्ट्रक्चर है, जो प्रॉब्लमेटिक है अपने लिए, उसको रिवर्स कर देते हैं एंड वी वर्क इट इन आवर फेवर। सो द सिस्टम ऑफ द शोल्डर इज चेंज एंड इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हैं, डेवलपिंग है, और रिजल्ट्स हैव बीन इम्प्रूविंग ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स। The prostheses have been improving, so there is a good bright outcome for shoulder replacement surgeries in the future। और जिस तरीके से हम अपने पेशेंट्स को हिप और नी में solutions दे पा रहे हैं, definitely we'll be able to give the same solutions to the shoulder patients। जी डॉक्टर,
क्या एज के हिसाब से सर्जरी के बाद की या फिर शोल्डर की रिकवरी होने में कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, जो यंग लोगों में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे, इंजरीज जो है उसमें जो यंग लोगों का टिश्यूज रहते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो उसके वजह से जो रिपेयर टिश्यू है उसका हीलिंग पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा होता है। एज कम्पेयर टू दैट, जो एल्डरली लोगों में प्रॉब्लम होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर टिश्यूज़। टिश्यू का जो कैपेसिटी है टू फंक्शन ऑलरेडी कम हुआ रहता है, और मोस्ट ऑफ टाइम एल्डरली पेशेंट्स सोचते हैं कि ये शायद ठीक हो जाएगा, व्हाई टू टेक ट्रीटमेंट, सभी को होता है, हम ट्रीटमेंट क्यों ले। उसके वजह से काफ़ी डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में। अभी अगर ऐसे कोई पेशेंट विद अ टेयर प्रेजेंट्स टू अस मे बी 2 or 3 years और 5 years डाउन द लाइन आफ्टर द टेयर, तो उसका जो मसल का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है, टेयर रिट्रैक्ट हो जाता है, और ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू टेक डिफरेंट मेजर्स टू गेट द टेंडन बैक। सो द सर्जिकल स्टेप्स बढ़ जाते हैं जी। पेशेंट का जो इनहेरेंट रिकवरी जो कैपेसिटी है दैट आल्सो रिड्यूसेस। ओके, समटाइम्स द टेयर में बिकम इररिपेयरेबल। ऐसा भी होता है कभी कभी कि इतना खराब हो गया कि इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे द ट्रीटमेंट प्लान में चेंज, वी मे हैव टू थिंक ऑफ डूइंग शोल्डर रिप्लेसमेंट, जो रिवर्स शोल्डर जो मैंने आपसे कहा। सो ऐसे सारे रहते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, हर पेशेंट डिफरेंट होता है, उसकी हीलिंग पोटेंशियल डिफरेंट होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टू मेक द डिसीजन ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। जी। पर अगर एल्डरली पेशेंट्स अगर बहुत ज़्यादा रुक के आपके पास आएंगे फॉर ट्रीटमेंट, तो आउटकम्स डेफिनेटली आर नॉट एज गुड एज द यंगर पेशेंट्स। जी। डॉक्टर, ऐसा कहते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से जॉइंट पेन या फिर हड्डियों का दर्द वगैरह होता है, तो क्या ये सही है? देखिए, कैल्शियम एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, और हम जो भी डाइट लेते हैं उसमें से भी काफ़ी सारा कैल्शियम इनटेक हमें मिलता है। जी। However, it may not be adequate for our daily routine requirements, और यहाँ पे वो डेफिसिट हो जाता है। अभी कैल्शियम डेफिसिट मल्टीपल रीजंस की वजह से होता है, इट इज़ हार्मोनल एज वेल। सो जो हम कैल्शियम ले रहे हैं डाइट में, या तो विद द डाइट या विद द मेडिसिन, इट हैज़ टू गो टू द बोन्स। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो बोन पे जाए, वो इट कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। जी। तो ये सारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स है जो बॉडी में फंक्शनल है। उसमें वन ऑफ देम इज विटामिन डी। विटामिन डी की अगर कमी हो तो जो कैल्शियम लिया है वो बोन तक नहीं पहुंच पाता है, द पाथवेज चेंज। मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे एज बढ़ता है वैसे बॉडी में विटामिन डी का जो फॉर्मेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो भी काफ़ी चेंज हो जाता है। सो इसकी वजह से एडवांस्ड एज में कैल्शियम का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। मैग्नीशियम एक ऐसा आयन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत निगलेक्टेड है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अगर मैग्नीशियम कमी हो बॉडी में तो अगेन कैल्शियम अपने टारगेट ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज इज पोस्ट मेनोपॉजल। मेनोपॉज के बाद जो चेंजेस होते हैं फीमेल शरीर में, उस पर वन ऑफ देम इज पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। ये पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से जो डाइटरी कैल्शियम है वो अपने टारगेट ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है, और देर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। सो फर्स्ट थिंग इज टू नो व्हाट इज डेफिशिएंट, व्हाट इज द कॉज, एंड फॉर एवरीथिंग देयर इज अ ट्रीटमेंट अवेलेबल। विटामिन डी कमी हो तो उसको अच्छे से विद द मेडिकेशंस वी कैन रिप्लेनिश। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होता है और एंटी ऑस्टियोपोरोटिक ट्रीटमेंट भी होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम के लेवल्स रहते हैं वो तो डायनामिक रहते हैं, सो आई वुड नॉट डिपेंड ऑन कैल्शियम लेवल्स फॉर द ट्रीटमेंट। पर बॉडी कैल्शियम स्टोर्स जो है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बाकी सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देंगे तो बॉडी विल हैव इनफ कैल्शियम स्टोर्स टू सपोर्ट इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, शोल्डर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है। अगर आपको शोल्डर का कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर आप उसको निगलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और दूसरी चीज़ों को भी
डैमेज कर सकता है। जी डिसलोकेशंस अगर यंग लोगों में है तो आप मल्टीपल डिसलोकेशंस के लिए यू शुड नॉट वेट, बिकॉज हर बार डिसलोकेट होता है तो बोन डैमेज बढ़ते जाता है। जी फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऑपरेशन करते हैं या नहीं करते हैं, बट द स्ट्रेंथनिंग जो है फिजियो का और शोल्डर के लिए जो लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शुड बी डन डिलीजेंटली। प्रॉब्लम्स को टाइम पे सॉल्व करना है, अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो वो बढ़ने वाला है और आगे चल के आपको तकलीफ देगा। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज हैव प्रेडिक्टेबल रिजल्ट, तो अगर आपको कोई सर्जरी एडवाइस करता है फॉर सम पर्टिकुलर रीजन, यू शुड नॉट हेजिटेट, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने हमसे इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच थैंक यू, डॉक्टर। थैंक यू। दोस्तों अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।